तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग की आयो तमाम सब। दिस इज डॉक्टर संजय कुमार। एक बार फिर से एक और बेहतरीन इंसान, बड़ी जबरदस्त इंसान, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी और बड़ी हैंडसम इंसान के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। नादरीन, आपको पता है हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय द राहुल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। और जो आज के मेहमान हैं हमारे, इनको हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जीएम सिंधु साहब, हम आपको हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हो आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस शो में मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम आपके मशकूर हैं, आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, उन्हें अपने बारे में, अपने लाइफ जर्नी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपका मशकूर हूँ। जीएम संधू, सबसे पहले जो मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप जो हैं एक एमबीए स्टूडेंट हैं, एक कैम्ब्रिज टीचर हैं और एक एनजीओ भी रन कर रहे हैं और अभी डिजिटल स्कूल जो है आपके इलाके में शुरू कर रहे हैं। मजीद आपके बारे में मुझे और मेरे व्यूअर को बताएं, आप कौन है, क्या है, ताकि हम आपके बारे में जान सकें। ओवर टू यू। जी, आपने जो मेजर चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली हैं, बता दी हैं। इसके अलावा ये है कि मैं कैलीग्राफर हूँ, मतलब कैलीग्राफी करता हूँ। उसके लिए मैंने एक बुक जो है वो भी कंपाइल की है, और उसके अलावा और भी कैलीग्राफी का जो है वो काम किया है। मतलब मैंने बहुत सारी, आप कह लो कि सेपरेट जो है वो शीट्स पे काम करके तो वो रखा हुआ है। उसमें कुछ दुआएं हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको खूबसूरत तरीके से मैंने कलम से लिखने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि वो मैं जब देखता हूँ मुझे तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं भी, जो और लोग भी जो इंटरेस्टेड हों और जो अपने हाथ से लिखना चाहते हैं या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी खुश होंगे उसको देख के। एक तो ये जी चीज है। जी, तो बहुत बहुत इसके अलावा, शुक्रिया। जी प्लीज। जी जी, बताएं बताएं। दूसरा ये है कि मैं बेसिकली मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने जब मैं हाँ, खुद एट्थ में था तो तब मैंने जो है कंग फू सीखी थी। उसके बाद फिर एक क्लब रन किया 2-3 साल। फिर पाकिस्तान नेवी में मैं चला गया वहां पे। तो फिर बहुत सारी नई चीजें जो हैं वो ऐड हो गई पर्सनैलिटी में, आप कह लें। जिसमें स्विमिंग ऐड होगी वहां पे, फिर एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और ऐसी चीजें जो है वो फिर काफी आ गई। फिर उसके बाद मैंने वहां पे कॉम्पिटिशन्स भी किए काफी सारे। और जो कराची लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें फिर मेरी डिफरेंट पोजीशंस आई हैं। 2-3 फर्स्ट आई हैं और फिर सेकंड, यानी सेकंड से नीचे नहीं रहा, ऐसे हुआ है। फिर जो मेरा बैच था उसमें किसी पूरे साल में जो बैच होता है, या 6 मंथ्स में, या कोई भी एक बैच जाता है जब किसी भी फोर्सेस में, तो उन फोर्सेस में उन्होंने किसी एक शख्स को जो है वो बेस्ट पर्सन या बेस्ट, आप कह लें कि जो रिक्रूट या उन्होंने अनाउंस करना होता है। वो अल्लाह का शुक्र है कि 93 में जो है वो मुझे उन्होंने अनाउंस किया था। एजुकेशन के हिसाब से जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो इस तरह की चीजें जो थी वो, तो यही कुछ है। बहुत बाकी बहुत एनजीओ, शुक्रिया। एनजीओ का आपने बता दिया है। मशल फाउंडेशन जो है वो मैं अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर रन कर रहा हूँ। तो वो भी एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। तीनों ने इसका खुद ही आइडिया जनरेट किया था। और एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर उसमें भी, और प्रेसिडेंट मशल फाउंडेशन पाकिस्तान, वो मैं उसके तौर पे काम भी कर रहा हूँ ऐसे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी लाइफ जर्नी, आपके एक्सपीरियंस और बड़े जबरदस्त लगा कि आप जो है मार्शल आर्ट्स आपने सीखी हुई है, कुफो, और उसके अलावा जो है आप स्विमिंग भी करते हैं, आप पाकिस्तान नेवी में भी हैं और 1993 में आपको जो है अवार्डेड किया गया है, और उसके अलावा बेस्ट टीचर तौर पे या बेस्ट एजुकेशनिस्ट के तौर पे।
उसके साथ साथ आप एनजीओ भी रन कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो बड़ी जबरदस्त हुआ, आपसे मिलके खुशी भी हुई। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे कि आपने बताया कि आप जो है कुफू सीख रहे थे या 8th क्लास में आपने सीखे थे, वो शौक आपको कैसे हुआ? और आपने जो मार्शल आर्ट्स की ये जो कुफू वाले जो है, इसमें कितना क्या-क्या सीखा और किस लेवल तक सीखा? फिर इसको आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? ओवर टू यू। थैंक यू। इसके लिए संजय भाई ऐसे है कि मैंने 8th के जो है वो फाइनल एग्जाम्स के बाद जो है मैंने सीखना शुरू किया। तो इंस्पिरेशन में जो मेरी एज के लोग हैं और अभी तक भी बहुत सारे लोगों की जो वो ब्रूसली हैं वही इंस्पिरेशन होते हैं। उनकी उन दिनों में मूवीज वगैरह आती थी, उनको देख के तो मुझे शौक हुआ कि मुझे भी फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने इफ्तिखार साहब करवाते थे हमें गेम, और जुल्फकार साहिब थे, तो उनसे मैंने सीखी थी। मैंने 3 साल लगातार सीखने के बाद ब्लैक बेल्ट उस वक्त आप कह लें कि 3 साल तक हो गया था। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान नेवी से वापस आया दोबारा, तो फिर यहाँ पे आके एक क्लब भी रन किया उनके साथ मिलके, जुल्फकार साहब के साथ। और वो क्लब फिर हमारा मिनिमम 3 सालों तक तो चलता रहा। फिर सब लोग फिजिकल लाइफ में अपनी अपनी बिजी हो गए। चूंकि मार्शल आर्ट्स को मैं एज ए प्रोफेशन नहीं लेके चलना चाहता था। मुझे ये था कि ये एक ऐसी स्किल, फिजिकली फिट होना, या जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो यू गेट मेंटली काम टू। तो मुझे ये लगा कि भाई जो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो फिर बहुत सारी चीजें आपके साथ पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली, आपके दिमाग का, आपके हाथों की जो कोऑर्डिनेशन है जो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि वो मार्शल आर्ट सीखने के बाद मेरे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए। मीन्स कि अगर कोई थोड़ा सा अगर फासले पे भी बैठा कोई भी किसी तरह की मूवमेंट करता है तो वो जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करता है, चाहे जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन उधर भी नहीं है तो वो हाथों को कंट्रोल ही करना पड़ता है, अदरवाइज खुद ब खुद ब्लॉकिंग होना शुरू हो जाती है कि मे भी कोई अटैक हो रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। और सिखाई ये भी है बहुत मैंने, जैसे एसजीएस स्कूल में मैंने अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है कि मैंने फिर जब मैंने इधर जॉब की एज ए टीचर, तो उनके जो डायरेक्टर साहिब थे ताहा हुसैन साहब, उन्होंने जब देखा कि मेरी वो जो सीवी में वो चीज़ें भी मौजूद हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप इसे क्यों मतलब बच्चों को नहीं देते, मतलब टीचिंग तो हो ही रही है तो इसको भी करें। तो वहां पे भी मेरे ख्याल से मैंने फिर 3 साल लगातार जो है मैंने मिनिमम जो है वो 500 की क्लासेस जो है आप कह दें कि उनको टैकल किया, और उनको ये मार्शल आर्ट्स है ये जो है बेसिक्स जितना वो उस ड्यूरेशन में सीख सकते थे उनको सिखाने की कोशिश की कैसे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मार्शल आर्ट्स ना सिर्फ सीखे, बल्कि आपने अपने हुनर को 500 से मजीद स्टूडेंट को सिखाया भी, तो ये बड़ा जबरदस्त काम किया आपने। जैसे कि आपने बताया कि आपको कैलीग्राफी का शौक है और आपकी एक बुक भी कंपाइल हो गई है, तो आप इसके बारे में बताएं कि आपकी बुक जो है उसके बारे में तफसील से जरा बताएं कि कौन सी बुक है, किस बुक को मतलब किस मौजू पे आपने उसको कंपाइल किया है, और कैलीग्राफी का शौक आपको कैसे हुआ? हाँ, ये जो कैसे शौक वाला है, इसके लिए वाकई बड़ी एक जबरदस्त स्टोरी है। जी बेसिकली जी। मैं जब 7th 8th में हुआ, जैसे सब बच्चों को ही होता है कि वो कुछ ड्रॉ करें, तो मैं मतलब ये जो लिविंग बीइंग्स की ड्राइंग जो है वो करता था। मतलब कोई ह्यूमन फीचर्स, मतलब कोई आंखें बना लेना या चेहरे को ड्रॉ करना। तो वो मुझे कुछ खुद भी वो ज़्यादा मतलब वो क्रिएटिविटी तो थी, वो शुरू होगी मतलब जब आपके पास कोई स्किल अल्लाह मियाँ ने आपको दी होती है, तो वो आपके अंदर से खुद मतलब बताती है कि मैं अंदर मौजूद हूँ, और उसको कोई टैप किया जाए कहीं से उसको रास्ता मिले निकलने का। तो जब मैंने देखा कि भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे ख्याल से यूजलेस है, कि ड्राइंग करने वाले लोग या जो मतलब मुझे उस वक्त लगा कि बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कैलीग्राफी का मुझे ये था कि मैं जब भी कोई वर्सेस देखता था और इंतहाई खूबसूरत तरीके से खत नसक में
नस्तलीक में तो वैसे नहीं लिखा होता मोस्टली। तो वहां से जो है ना वो मैंने फिर अपना वो जो लिखने का अब कह लें शौक था, उसको मैंने खुद, मुझे याद है कि मैं जिस रूम में बैठा था वो मुझे रूम भी याद आ रहा है। और जिस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं ये ड्राइंग है, ये ह्यूमन बीइंग्स की ड्राइंग छोड़ के तो मैं इसको कैलीग्राफी की तरफ मोड़ दूंगा। तो अल्लाह मियां ने, रब ने मेरा बड़ा जो है वो साथ दिया हर स्टेज पे। तो मैंने फिर वो जो अपना शौक था ड्राइंग वाला, उसको कैलीग्राफी की तरफ टर्न कर दिया। और फिर मैंने बुक जो कंपाइल की है वो है दुआओं की एक किताब। उसका नाम है मिशकातुल हुदा, यानी हिदायत का चराग इस सेंस में। तो उसके अंदर अ, आपको पता है कि इंसान जब जो सोचता है और जो वो बनना चाहता है, तो उसकी बात उसकी नीयत से और उसकी सोच से शुरू होती है, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी में वो चीजें रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो जो दुआएं हैं, अगर कोई बंदा उनको रीड करे, मतलब सिंपल उनको ट्रांसलेशन देख ले, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं पे भी, तो उसको लगेगा कि भाई ये जो दुआएं हैं ये तो बेसिकली अपने आप को हम जैसे खुद हिप्नोटाइज करते हैं, या अपने आप को जैसे हम खुद मोटिवेट करते हैं, या जैसे हम खुद अपने आप को देखना चाहते हैं, ये उस साइड पे लेके जा रही हैं। जैसे कि आप जब कोई भी इंटरव्यू शुरू करते हैं, या जो आप बीच में भी कोई क्वेश्चन का जब आप जो है वो कोई और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इंतहाई खूबसूरत वर्डिंग आप यूज करते हैं, जो बेसिकली बताती है कि आप कैसे सोचते हैं। और वो नहीं आती वैसे ही, वो तभी आती है किसी भी इंसान में जब वो उस एंगल से सोच रहा है और उसमें उस लेवल की मोहब्बत होती है। तो तब उस मोहब्बत को वो महसूस करके वो उसको, जैसे वो वेव्स ऑफ काइंडनेस में वो जो वेव्स जो है उनको स्प्रेड करना चाहता है, इसी तरीके से ये जो दुआएं हैं जब हम इनको पढ़ते हैं, तो वो जो खूबसूरती है, मतलब अपने क्रिएटर से बात करने की, उससे जो है इल्तिजा करने की जो ख्वाहिश है, उनके अंदर से जब वो निकलती है, तो बंदे को यही लगता है कि मैं अपने बनाने वाले के बहुत करीब आ गया हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, और मुझे यकीन है कि कैलीग्राफी अगर आप करते हैं, तो आप कैलीग्राफी को सिलेक्ट नहीं करते हैं, कैलीग्राफी आपको खुद सिलेक्ट करती है। तो जैसे मैंने स्टीव जॉब्स का पढ़ा था, स्टीव जॉब्स का, आई थिंक सो, कि उन्होंने जो है जब उन्होंने कंसंट्रेशन सीखी अपने बचपन में, तो उन्होंने अपनी मदर से जो है वो पूछा कि उनके फादर कौन है, तो उन्होंने बताया था कि कोई कोई मतलब मे बी कोई अरबी थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब के खुद ये कुछ मतलब आयात को या जो नामों को लिखना शुरू किया। तो लिखने के बाद जब वो कंसंट्रेशन, वो कहते हैं कि मुझे जो कंसंट्रेशन बेहतरीन मिली है, वो मुझे, वो मैं अगर कोई एक वर्ड था, जब मैं उसको बिल्कुल वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करता था हर एंगल से, तो मुझे तब जाके पता चला कि मैंने क्या कुछ लर्न कर लिया है। तो फिर उसने आपके सामने देखें हमें जो है वो क्या चीजें दी हैं इंसानियत को, तो उन्होंने उस कंसंट्रेशन को दे। तो मैं समझता हूँ कि ये रब की बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं दुआएं लिखता हूँ, और लिखता हूँ मीन्स के कॉपी करता हूँ। तो ये चीज है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतना बोलने का इसमें मौका दिया, क्योंकि मैं चाहता, नहीं ये नहीं, मेरा, ये एक ऐसा फील्ड है जो मैं चाहता हूँ कि जरूर जो है वो लोगों तक पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने। नहीं, हमारा तो पहले से ये काम है कि हमारे गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए, ताकि वो अपनी लाइफ जर्नी, अपने एक्सपीरियंस, जो उनके तजुर्बात हैं, वो हमें बताएं, तो हम उनसे कुछ सीख सकें, उनकी लाइफ स्ट्रगल से, लाइफ जर्नी से। तो ये तो बड़ी बात, हमारा फर्ज भी है। और आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि आप दुआ की किताब को कंपाइल कर रहे हैं। और एक दूसरी पॉइंट आपने की कि इंसान जो सोचता है वही निखार उसकी पर्सनालिटी पे आता है। तो ये जबरदस्त बात की। और आप बड़ा प्यारा काम कर रहे हैं, कैलीग्राफी भी जबरदस्त है। और आपने स्टीव जॉब्स का मिसाल दिया कि उन्होंने कंसंट्रेशन को कैसे अपना ग्रो किया, फिर उन्होंने कंसंट्रेशन पे कितनी सारी चीजें बताई।
तो हमारे साथ वली मोहम्मद साहब है, जिन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम भाई। और मेरा अगला सवाल है, आपने अपने इंट्रो में बताया कि आप डिजिटल लिटरेसी स्कूल खोल रहे हैं अपने इलाके में। जी जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, डिजिटल लिटरेसी क्या है? क्योंकि मुझ जैसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो हमें नहीं पता है डिजिटल लिटरेसी क्या है। और डिजिटल लिटरेसी की जो इस वक्त एग्जांपल है वो सबसे बेहतरीन तो यही है कि हम लोग हजारों में भी या सैकड़ों मील दूर हैं एक दूसरे से, और हम एक दूसरे से ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे आप मेरी तरफ आके मेरे इसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं या मैं आपकी तरफ गया हूँ। और उससे भी मजे की बात यह है कि अब हम सिर्फ आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, और हम सुनने वाले जो है ना वो मिलियंस में भी हो सकते हैं। तो अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ये कितना बड़ा जो है वो एक एक बेनिफिशियल चीज है और कितनी पावरफुल चीज है, तो मेरे ख्याल से फिर अगर लोगों को पता चल जाए तो फिर जितना अभी हम लोग सब मिलके स्लो हैं इसको लर्न करने में, हम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए। तो डिजिटल लिटरेसी यही है कि जैसे कि आप मेरे पास, सबके पास, जैसे सब लोगों सेल फोन है, तो सेल फोन के अंदर जब हम वो उसको मतलब उसकी किसी डिस्प्ले को दाएं बाएं करते हैं तो हमें वहां पे बहुत सारी एप्स मिल जाती हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज ने बना के सैमसंग को या वीवो को या किसी को भी दी हैं, और वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होती हैं। उनके कुछ मकासद हैं, तो वो हमें कुछ ऑफर करती हैं। जब हम उनकी उस ऑफर को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना लेते हैं, इस सेंस में कि हमने उनसे कुछ अर्न करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे आपने जस्ट अपने कैमरे से खींची हुई तस्वीरें, चाहे आप जानवरों की खींच रहे हैं, एनिमल्स की, बटरफ्लाई, कुछ दरवाजे की, लाइट की, किसी भी चीज की, तो अगर आप उनको अपलोड करते जाते हैं तो और साथ उनकी कोई प्राइस सेट करते जाते हैं मिनिमम, जो आप समझते हैं कि अगर ये बिक जाए तो चलो मुझे इतने भी मिल जाए, चाहे $50 लिख लें वहां पे कुछ भी। तो अगर आप वहां पे बहुत सारी जो ना वो अपनी पिक्चर्स डाल देते हैं, जैसे हमें आजकल हर एक इंसान को शौक है कि वो कैमरा उसके हाथ में हो तो वो मोबाइल हो तो वो तस्वीरें ही खींचता है, तो जब इसको ऑब्जेक्टिव बना के ले ले चलेगा तो मेरे ख्याल से उसकी ऐसी पैसिव कमाई शुरू हो जाएगी, अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ कहाँ से पैसे आई जा रहे हैं। ये मैंने जस्ट एक ऐप की एग्जांपल दी है। तो वो जो ETSY की इस तरह की एक है, वो इसलिए आइडियल तरीन है कि आप घर में भी समटाइम्स कुछ ऐसी चीज बना लेते हैं जो आपको लगता है कि बड़ी आइडियल है। आप किसी गरीब फैमिली को देखते हैं कि उनके बेटे या उनकी बेटियां या वो खुद खातून जो हैं वो कुछ बहुत अच्छा बना लेती हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी का या कुछ। आप उसकी तस्वीर लेते हैं और उसको उस वेबसाइट पे चढ़ा देते हैं और उसकी प्राइस सेट कर देते हैं, तो उसको वर्ल्ड वाइड कहीं से भी जो है वो जो ना वो ऑफर आ सकती है कि उसे वो परचेज करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है डिजिटल लिटरेसी जो है। अगर हम लोग स्कूल में बच्चे ना कर सकें उसको क्या कहते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट, उसके बावजूद अगर हम ये मीटिंग्स के जरिए से और लोगों को अवेयर करने की करते हुए ही इसको अगर आगे प्रमोट कर लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये रिहान सर का जो है वो एक बड़ा यूनिक और बड़ा जबरदस्त किस्म का शॉर्टकट है इस नेशन को आगे लेके जाने का। उन्होंने जो डिजिटल लिटरेसी के जरिए से जो डिफरेंट टास्क उन्होंने बीच में रखे हुए हैं वो इतने आइडियल, इतने जबरदस्त हैं। वो ट्रैश को यूटिलाइज करने से शुरू होके अपनी स्किल्स को जो है वो बेहतरीन तरीके से शार्प करने तक लेके जाते हैं, और फिर लोगों को जोड़ने के लिए। आपने पहले वो एक जो एक फॉरेनर से इंटरव्यू कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो आपने उसको बड़ी जबरदस्त ऑफर की कि लोग आपकी पाकिस्तान के बारे में क्या जो है वो व्यू है। तो जब कोई भी इंसान सुनता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो उनको सुनने को मिला, जो देखने को उनको मिला, उन्होंने वही करना है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें आपने इंतहाई खूबसूरत बात की वहां पे कि जो आएगा यहाँ पे तो हॉस्पिटैलिटी देख के हम लोगों की, यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी अल्लाह मियां ने हमें गिफ्ट की हुई है वो देख के, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो जाके वहां पे जस्ट एक ये नहीं कि कमेंट कर देगा कहीं पे, वो तो बुक ही लिख डालेगा। इसमें कोई शक नहीं। जो भी फॉरेनर पाकिस्तान में आया है वो यहाँ पे यहाँ के लोगों की तारीफें कर रहा है, ईच एंड एवरी पर्सन की। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम किसी ठेले वाले से कुछ लेते हैं
जिसको ये भी नहीं पता कि शाम को वो 500-400 लेकर जाएगा या नहीं, वो भी उनको फ्री देने के लिए रेडी है। तो कहता है मैंने आपसे पैसे लेने नहीं है, आप तो यहाँ पे गेस्ट हैं। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है, ये इसमें कोई शक नहीं है, आपने बड़ी खूबसूरत बात उससे कही है। और अगर वो मोटिवेट होके आ भी जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि वो खुद इसे ऑब्जर्व करेंगे, अपनी आंखों से इसे देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेहान सर ने, आप कह लेंगे पाकिस्तान में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को गुर्बत से निकाल रहे हैं, और पीछे कोई हिडन उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके अलावा कि पाकिस्तान के लोगों की, या जो गरीब लोग हैं, या जो इनकी जो अर्निंग है, ये सारा कुछ बेहतर हो जाए, ये चीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त बात की। आपने बड़ी बेहतरीन चीजें बताई, बड़े जबरदस्त तरीके से डिजिटल लिटरेसी को विथ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल देके समझाया। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आप रिसेंटली प्लान कर रहे हैं डिजिटल स्कूल को लॉन्च करने का, तो जी जी। हम जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं हूँ, जानना चाहता हूँ, तो हम इसको स्कूल पे कैसे तालीम हासिल कर सकते हैं, किस जरिए हासिल कर सकते हैं, और आपका क्या प्लान है? ओवर। ये डिजिटल लिटरेसी स्कूल में यह है कि हम फिजिकली एक रूम प्रोवाइड करते हैं एज ए ट्रेनर या एज ए टीचर। स्टूडेंट हमारे पास फिजिकली आएंगे और हम उनको उनके पास एक सेल फोन होना चाहिए, अगर है, अगर नहीं भी है तो वो हमारे सेल फोन से वो चीज़ें लर्न करेगा, डिफरेंट एप्स को इस्तेमाल करना सीखेगा। और फिर सिर्फ इस्तेमाल करना ही नहीं सीखेगा, उनको आप कह लें कि अर्निंग के जो ना वो सेंस में भी उसे इस्तेमाल करना सीखेगा। मतलब डिजिटल लिटरेसी स्कूल में हम उसे सिखाएंगे ही ये कि वो अपने घर में मौजूद जितने सेल फोन हैं वो, या लैपटॉप है, या इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए वो कुछ अर्निंग कर सके। आपको पता है कोविड ने तो तकरीबन हर जगह पे सफाया कर दिया हुआ है जो एम्प्लॉयमेंट है उसका। और जो मतलब सिर्फ हम इसमें, क्योंकि ये ग्लोबल पैंडेमिक थी, तो इस वजह से सिर्फ पाकिस्तान सफर नहीं उसने किया बल्कि पूरी दुनिया ने किया है। तो ये रेहान सर का, मैं कहता हूँ कि उनकी नस्लों को भी इसकी दुआएं मिलती रहनी है कि किस तरीके से उन्होंने लोगों को वेल इक्विप्ड कर दिया डिजिटली। तो लोग आएंगे और बैठेंगे और सीखेंगे हमसे। इसमें किसी भी एज के लोग हो सकते हैं, कोई आप कह लेंगे जिसको अपना नाम भी नहीं लिखना था वो भी हो सकता है। जो बच्चा है कुछ 6-7 साल, 8-10 साल का, मिनिमम 8-10 साल का, वो भी आके सीख सकता है। और किसी भी एज का, कोई भी जेंडर हो, वो इसको डिजिटल लिटरेसी स्कूल में आके अपने आप को डिजिटली वेल इक्विप्ड कर सकता है कि वो अपने आप को इस काबिल कर ले कि वो इनसे अर्निंग कर सके। ऐसे है, यानी फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट को मस्ट है इसमें। थैंक यू सो मच। आपने बताया कि डिजिटल स्कूल में हम स्टूडेंट को डिजिटल लिटरेसी देंगे, जिसका मतलब है जो ना सिर्फ एजुकेशन हासिल करेंगे डिजिटल की, बल्कि उसके जरिए लर्निंग कैसे की जाती है, अर्निंग कैसे की जाती है, लर्निंग विथ अर्निंग, वो हम सिखाएंगे। तो बड़ा जबरदस्त ख्यालात हैं, बड़े जबरदस्त आपके आइडियाज हैं। मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में। दिल नहीं चाह रहा है कि शो को यहीं पे एंड करूं। आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में से कौन सी वो 3 चीजें सीखी, जो 3 लेसन, 3 सबक, वो हमें और हमारे व्यूअर को सिखाएं? और मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि रिस्पेक्ट ही सब कुछ। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिल भी जाती है, और अगर ना भी मिले और आप करते रहें तो रिस्पेक्ट जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से, उलझनों से और मुसीबतों से बचा के रखती है। क्योंकि जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसके साथ जिद नहीं लगाते, आप अपनी अननेसेसरी ईगो जो है उसका शो ऑफ नहीं करते। एक ये चीज मैंने लर्न किया। दूसरा मैंने ये लर्न किया है कि टीचर आपका, वो आपसे बहुत आगे है। चाहे उसने आपको केजी में पढ़ाया था और अब आप एमफिल पीएचडी हैं, तो फिर भी आपसे आगे है। वो इसलिए आपसे आगे है कि उसने आपको उस वक्त पढ़ाया जब आपको कुछ भी नहीं पता था, तो इसलिए वो आपसे आगे है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप उस इंसान को कामयाब करने की कोशिश करें जिसका आपका कामयाबी के अंदर हाथ है, और जिसने, आप कह लें कि कुछ
आपसे रिवॉर्ड मांगे बगैर ही आपको दिया है। ये चीज मैंने लर्न की है लाइफ से। दूसरा मैंने ये लर्न किया है कि आप मतलब दिस इज द बिगेस्ट लेसन आई लर्न फ्रॉम माय लाइफ। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। आपने बताया कि फर्स्ट रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट देन टेक रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट करो, लोगों की इज्जत करो। सेकंडली आपने बताया कि अपने टीचर की इज्जत करो। उसे उसने आपको उस वक्त सिखाया जब आपको कुछ नहीं आता था। तो हमारे में कहते हैं गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। गुरु मतलब टीचर, उस्ताद। बिल्कुल। गुरु दक्षिणा मतलब कि जब आपने कुछ मकाम पर पहुंच के सब कुछ सीख लिया, फिर एक उसके विश उसके बगैर मांगे, जो मतलब उसकी एक ख्वाहिशात जो वो चाहता है, लायर इंसान जब उससे सीखता है तो वो उसकी विश पूरी कर देता है। तो गुरु दक्षिणा एक किस्म का हो गया। तो आपने बड़ी जबरदस्त बात की, थैंक यू सो मच। मेरा बस आपसे आखिरी गुजारिश है कि एक जो है फाइनल कंक्लूजन मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स को, आखिरी मैसेज दे दें, हम शो का एंड करते हैं। और जी, कंक्लूजन मैसेज ये है, कंक्लूजन मैसेज संजय भाई ये है कि मुझे आपकी पर्सनालिटी से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। और जिस तरीके से आप जो है वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और चाहे ये आप इसे यही कह रहे हैं कि जी मेरा शौक है, लेकिन हकीकत ये है कि आप दुआएं इकट्ठी कर रहे हैं। और मेरी दुआ है आपके लिए कि आप बहुत कामयाब हों और आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, और आपको वो भी मिले जो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको याद भी नहीं है कि वो आपके पास होना चाहिए। यही मेरा मंतव्य है। थैंक यू सो मच आपकी दुआ के लिए, और थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच आपकी नसीहत भरी बातों के लिए, थैंक यू सो मच आपने अपने जिंदगी के तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। तो थैंक यू सो मच जीएम संधू भाई, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ जीएम संधू भाई हैं। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें अपने जिंदगी के तजुर्बात, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस साथ में एक बार बुक कंपाइल कर रहे हैं। दुआ की कैलीग्राफी भी करते हैं, जो मार्शल आर्ट्स के भी एक्सपर्ट हैं। 500 से मजीद स्टूडेंट को इन्होंने मार्शल आर्ट सिखाई है। और उसके अलावा इन्होंने जो है हमें नसीहत भी दी कि रेस्पेक्ट करना सीखें। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगले लाइव शो में एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। थैंक यू भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।